नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। तो मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से यानी कि कल से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय मीटिंग हुई। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहमति जताई। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने महंगाई, बाढ़ और पेगासस के साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसे लेकर आज विधायक दल की बैठक में कांग्रेस अपनी रणनीति बना चुकी है। वहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी कल विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार करेगी। अगली खबर छतरपुर से। छतरपुर के नौगांव में सीबीआई के फर्जी अधिकारी बनकर 6 बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की तत्परता से सभी पकड़े गए हैं। मामला 6 अगस्त का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कॉलेज के छात्रों के लिए एक खुश खबर है। अब उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका मिला है। जून जुलाई में ओपन बुक प्रणाली से हुई परीक्षा में जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे, अब वो इसमें शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर इन जिलों में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ग्वालियर चंबल अंचल के जिले के प्रभारी मंत्री भी जुड़े। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विवरण माध्यम से शामिल हुए। वहीं कटक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद का पूरा भरोसा दिलाया। साथ ही सीएम ने बाढ़ के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की। श्योपुर में हालातों पर तत्काल नियंत्रण न कर पाने और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दौरे के दौरान अव्यवस्था के मामले में कलेक्टर राकेश कुमार और एसपी संपत उपाध्याय को हटा दिया है। अब शिवम वर्मा नए कलेक्टर होंगे। जिन जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, वहां अब इस तरह की और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चंबल अंचल में बाढ़ की तबाही की शुरुआत श्योपुर जिले से ही हुई थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब श्योपुर के दौरे पर थे, तब भी बड़े स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। इस मामले में सीएम ने कहा कि वो बाढ़ की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में आई बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। श्योपुर में हालातों पर तत्काल नियंत्रण नहीं कर पाने और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वाहन पर कीचड़ फेंकने के मामले में कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी संपत उपाध्याय को हटा दिया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बार फिर से ग्वालियर चंबल के प्रशासनिक अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिसने भी राहत बचाव कार्य में लापरवाही की, उसे सरकार नहीं बख्शेगी। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करना ही ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा दायित्व है। और कोई लापरवाही बरतेगा, अगर किसी ने बरतने का प्रयास किया, तो ये सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी जो इस प्रकार के भीषण संकट में किसी प्रकार की लापरवाही हुई, तो इसमें सरकार अलर्ट है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ग्वालियर में कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे सिंधिया ने बाढ़ राहत, बांध और नदियों के जल स्तर और मौसम की जानकारी ली। सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 3 ट्रक राहत सामग्री भी रवाना की। वहीं बाढ़ में जान गंवाने वाले 3 मृतकों के परिवार के 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गुना में सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। सिंधिया ने कहा कि बाढ़ के चलते लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राज्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान से लगातार बात करता रहता हूं और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस राज्य में बैठे हैं और केंद्र से भी मदद चाहिए तो वो खुद नरेंद्र सिंह तोमर और गुना सांसद केपी यादव बैठे हुए हैं। सिंधिया ने अशोकनगर में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। यहां उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जाएगा। सिंधिया ने शिवपुरी जिले में भी बाढ़ क्षेत्र का हवाई दौरा किया। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक लेकर उन्होंने बाढ़ से नुकसान की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिंधिया ने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। जो आकलन यहाँ जिले स्तर पर किया जाएगा शासन के द्वारा, संभागीय स्तर पर शासन के द्वारा किया जाएगा। जिस क्षेत्र में प्रदेश की जिम्मेदारी है, वहाँ प्रदेश शासन से राशि ली जाएगी। जहाँ केंद्र की जिम्मेदारी है, वहाँ केंद्र से ली जाएगी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, लेकिन इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार कर रहे हैं।
सिंगरौली के बंधौरा गांव में भी खोखरी नदी के पुल से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। ऐसी हालत में बाइक सवार 2 युवकों ने पुल से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में ही फंस गए। उनकी बाइक पुल पर बने डिवाइडर में फंस गई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत से बाइक समेत दोनों युवकों को बाहर सुरक्षित निकाला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। उफनती नदी में बाइक सवार फंस गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब आप देख रहे हैं कि नदी इतनी उफान मार रही है, इसका वेग इतना तेज है, तो फिर ऐसे में जान जोखिम में आखिर क्यों डालना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल यही कि जानलेवा जोखिम क्यों। ऐसे में IBC 24 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर कोई सा बांध, पुल या पुलिया इस तरह से ओवरफ्लो हो रहा हो तो आप ऐसे जान जोखिम में डालकर उसे पार ना करें। मध्य प्रदेश के लिए कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक रीवा और शहडोल संभाग के अलावा गुना समेत 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रीवा, शहडोल, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, धार, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन, सागर, इंदौर, होशंगाबाद और जबलपुर में कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। कल से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहमति जताई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल सोमवार से शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के साथ ही दूसरे वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए कल सुबह 10:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज इतनी भयंकर समस्या है मध्य प्रदेश पर। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार, हर वर्ग पीड़ित, इन सब पर चर्चा करें। तो कल 10:30 बजे मीटिंग है, उस पर हम समय तय करेंगे। कल कार्य मंत्रणा है, इसलिए कल विधेयक और विस्तार से बात होगी। आज सहमति चलाने की है और संभावित चर्चाओं में बाढ़ की चर्चा पर अभी विचार हुआ है। निर्णय कल होगा कि स्थगन होगा या 139 में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसकी रणनीति बनी। प्रदेश के कई इलाकों में हाल में आई बाढ़ और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेगी। कोरोना की दूसरी लहर में बने हालात पर भी कांग्रेस चर्चा की मांग कर सकती है। कांग्रेस बाढ़ को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बाढ़ के कारण ग्वालियर चंबल संभाग में जो जनहानि हुई है, जो आम आदमी, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के घर उजड़ गए, बड़े पैमाने पे जो क्षति हुई है, सरकार का उस तो कोई ध्यान नहीं है। अब सरकार केवल हवाई सर्वे करके, लेकिन बातों से उनका मन भरना चाहती है। विपक्ष इस बात को लेकर सदन में कल मामला उठाएगा कि बरसात जो हुई है उसमें पूरे मध्य प्रदेश में तराई तराई मची है, लेकिन सुविधा के नाम पर सरकार पे कुछ नहीं है। खान पीन की और उनको उचित स्थान देने की वो काम करे। निश्चित तौर पर पूर्ण तरह से सरकार पूरी विफल हो चुकी है और इस सारे मुद्दे को लेकर हम विधानसभा में सरकार से सवाल पूछेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कल शाम 7 बजे सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सदन में विपक्ष के हमले से निपटने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में विधायकों को बाढ़, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष से निपटने के लिए तैयारी के साथ आने को कहा गया है। माना जा रहा है कि भले ही सत्र छोटा है, पर इस बार सदन में विपक्ष के तेवर काफी तीखे हो सकते हैं, लिहाजा इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत खास तौर पर मौजूद रहेंगे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एक बार फिर अलग विंध्य प्रदेश की मुहिम तेज हो गई है। भोपाल में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के अलग विंध्य प्रदेश की मुहिम को शिवसेना, सपाक्स और हिंदू महासभा की भोपाल इकाई ने समर्थन दे दिया है। साथ ही इससे जुड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। अलग विंध्य प्रदेश को लेकर बुलाई गई बैठक में शिवसेना, सपाक्स, हिंदू महासभा के पदाधिकारी शामिल हुए और इस मुहिम को पूरे प्रदेश में चलाने का ऐलान किया गया। भोपाल में हुई बैठक में अलग विंध्य प्रदेश के लिए 5 बड़ी सभाओं को करने का फैसला लिया गया है। ये संगठन तैयार होगा, एक दूसरे को जोड़ेंगे और 5 संगठन बड़ी ताकत के साथ खड़ा करके 5 बड़ी सभाएं करके हम देश के प्रधानमंत्री जी को भी ये खबर देंगे कि बिंद के लोगों की जन आवाज बन गई है, बिंद के लोगों की जन भावना है। अब बिंद के लोग समझने लगे, चाहने लगे कि हमारा बिंद बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के SC/ST वर्ग के विधायकों ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित करे और पूर्व की कमलनाथ सरकार की तरह हर ब्लॉक पर उत्सव मनाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि भी जारी करे। कांग्रेस ने देवास के नेमावर में दलित परिवार की सामूहिक हत्या मामले में CBI जांच की मांग भी की है। पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमने राज्यपाल जी को कहा, लेकिन आदिवासी भाई बहनों को न्याय मिलना चाहिए। हमें CBI पे एक बार भरोसा कर लेंगे, शिवराज की पुलिस पे हमारा कोई भरोसा नहीं। आदिवासी छुट्टियां शासकीय स्तर पे रहती थी, वो भी सरकार मतलब शिवराज ने कैंसिल कर दी और हमारे आदिवासियों के जो पट्टे दिए थे वो भी कैंसिल कर रहे हैं। जैसे खंडवा और उधर से सब सारे आदिवासियों मार मार के भगा रहे, झोपड़े तोड़ रहे हैं। तो ये आदिवासियों का पूरी तरह से विरोधी सरकार है। भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज बीजेपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्र महामंत्री तरुण चुग ने मास्टर्स ट्रेनर्स को मंडल और बूथ स्तर के स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेन किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जनता की सेवा की और बाढ़ पीड़ितों की भी सेवा की। अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें जुट जाना है। सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता वोट के लिए काम नहीं करते, जनता की सेवा भी करते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता स्वयं सेवक के रूप में मेडिकल टीम के साथ प्रदेश के 2 लाख गांव के 68,000 बूथों तक कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए जुटेंगे। आगे नड्डा जी ने सोचा कि कार्यकर्ता केवल ये फूड पैकेट बांटने का काम नहीं करेगा, वो प्रशिक्षण लेके और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में भी मैदान में उतर जाएगा तीसरी लहर से रोकने की। ये विचार साधारण विचार नहीं, ये असाधारण है। सच कौन सा दल ये विचार करता है? कौन प्रधानमंत्री ने ये सोचा होगा? कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सोचा होगा? क्या मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक तौर पर हमारी भूमिका निभाएंगे और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के अभियान के साथ पूरे देश के अंदर एक बड़ा नेटवर्क इस प्रकार के लोगों को ऐसे किसी संकट में मदद करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। उनकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की लगातार चल रही है। जबलपुर पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने प्रदेश में वन्य प्राणियों की स्थिति पर चर्चा की। उनका कहना है कि बहुत से बाघ की उम्र अधिक होने के कारण उनकी मौत हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि अब जब भी दोबारा गिनती होगी तो टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को ही मिलेगा। विजय शाह ने कहा कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती से शिकारियों पर नजर रखी जा रही है। दमोह सागर जिले की सीमा पर बनने वाले नौरादेही अभ्यारण्य को वन्य प्राणियों के अनुकूल बनाने के सवाल पर शाह ने कहा कि वहां पर 2000 से ज्यादा जानवर छोड़े जाएंगे। इसके पहले वहां बसे गांव को खाली कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि और जमीन दी जा रही है। टाइगरों की डेथ जो है शिकार पे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और नेचुरल और स्वाभाविक डेथ भी होती है। और अब जब भी गिनती होगी तो पुणे हम फिर वर्ल्ड नंबर 1 होंगे, टाइगर स्टेट होंगे, हमें पूरी संभावना है। भ्रष्टाचार का सबसे आसान तरीका है लोगों की फाइलें दबा देना, जो सरकारी दफ्तरों में अक्सर ही होता है। जब तक फाइलों पर रिश्वत का भार ना पड़े तब तक फाइल खिसकती ही नहीं है। ये मानना है
आम आदमी का। जबलपुर नगर निगम में सालों पहले फाइल ट्रैकिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया था, जिसे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई का पुख्ता हथियार माना जाता था। अब आलम यह है कि निगम प्रशासन की लापरवाही से लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया यह सिस्टम अफसरशाही की भेंट चढ़ गया, जिसका खामियाजा निगम अब आने वाले और अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। जबलपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का जमकर बोलबाला है। यहाँ ईमानदार व्यवस्था जब भी लागू करने की कोशिश की जाती है, उसे खुद ब खुद फेल कर दिया जाता है। ऐसी एक व्यवस्था थी फाइल ट्रैकिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे तकरीबन 10 साल पहले नगर निगम के तत्कालीन निगम आयुक्त ने जनता को परेशानी से बचाने और फाइलों पर निगरानी रखने के लिए लागू किया था। इस सिस्टम में फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक कर्मचारियों के द्वारा भेजी जाती थी, जिससे बहुत समय लगता था। समय की बचत करने के लिए इस सिस्टम को लागू किया गया था, लेकिन ई नगर पालिका आने के कारण अब इसे बंद कर दिया गया है। ये 2010 के आसपास शुरू किया गया था ओपी श्रीवास्तव सर के द्वारा। अभी अब तो एक राज्य सरकार ने ई नगर पालिका सिस्टम चालू कर दिया है, जिसमें भी ये प्रोविज़न है। फाइल विधिवत सिस्टम पे जनरेट होती है और सैंक्शन लेवल पर आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद भी ये सारा सिस्टम धरा का धरा रह गया और सारी सिस्टम वैसी की वैसी बंद पड़े हुए जाए। दरअसल फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के तहत फाइल के ऊपर एक बार कोड लगाया जाता था, जिससे पता चल जाता था कि कौन सी फाइल किस विभाग से कब निकली है और किस विभाग तक पहुंची है। लेकिन मनमानी का अड्डा बनते जा रहे नगर निगम में जनता और जनसेवक के बीच पारदर्शिता लाने सिस्टम की ई नगर पालिका के नाम पर बलि चढ़ा दी गई। आलम यह है कि अब फाइलें बेतरतीब हो गई हैं। जनता और निगम के बीच सेतु का काम करने वाले पार्षदों के पार्षद मद से होने वाले काम भी अटके पड़े हैं। यही वजह है कि दम तोड़ चुके फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए विपक्ष निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और जब वो फाइल ट्रैकिंग का सिस्टम बंद हुआ, क्योंकि ई नगर पालिका आ गया था, अब ई नगर पालिका आ गया, उसी सिस्टम से काम चल रहा है लगातार। जब से आपने देखा होगा कि नगर निगम में ई नगर पालिका आया तो काम सुचारू रूप से चल रहा है। जनता के काम आसानी से और कम समय में हो, इसीलिए लगभग 55 लाख रुपए खर्च करके इस सिस्टम को तैयार किया गया था, जिसे नगर के राजस्व विभाग, नक्शा, स्वास्थ्य, भंडार शाखा और बाजार विभाग सहित जनता से जुड़े सभी विभागों में शुरू किया गया था। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि दूसरे सरकारी दफ्तरों की तरह निगम में फैले भ्रष्टाचार को फाइल ट्रैकिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से दूर किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष में रही कांग्रेस अब जबलपुर नगर निगम की कथनी और करनी पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। प्रदेश के कॉलेजों के छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका मिला है। जून जुलाई में ओपन बुक प्रणाली से हुई परीक्षा में जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, वो इसमें शामिल हो सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में करीब 18 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है और इसलिए उन्हें एक और अवसर दिया जाना चाहिए। इसी महीने के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगी। बता दें कि भोपाल में ही करीब 20,000 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी थी। इसमें भी छात्रों को ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा देने का विकल्प है। परीक्षा देने के बाद ही छात्र अगली कक्षा और आगे के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पात्र हो पाएंगे। हालांकि अभी परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने सभी को निर्देश दे दिए हैं। 2021 की परीक्षा में एक अवसर अगस्त माह में हम और देने जा रहे हैं। लगभग 18 लाख विद्यार्थी रेगुलर और प्राइवेट सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुए थे। ये जो एक अवसर और दे रहे हैं, इसके माध्यम से भावना इतनी है कि कोई भी विद्यार्थी का भविष्य खराब ना हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।